नमस्कार। आज के इस पॉलिटिकल इंडियन के एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं एक नए टॉपिक, मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पर मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल भी लिखा था जो मिनी इंडिया में पब्लिश हुआ था। अंडमान का ही न्यूज़पेपर है। 11 जुलाई 2024 को पब्लिश हुआ था। तो सी कभी-कभी क्या होता है, सपोज कोई सर्विस मैटर हो गया या कोई और अदर मैटर्स में भी क्या होता है, हम पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। अपने फंडामेंटल राइट या कोई और अदर लीगल राइट जब वायलेट होता है तो उसको रीइंस्टेट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए हम पिटीशन फाइल करते हैं। और हाई कोर्ट क्या करता है, हमें वापस जो अल्टरनेटिव रेमेडीज है, कैट हो गया या फिर कोई और अदर जो है फॉरम्स हो गया, ट्राइब्यूनल्स हो गया, वहां पर हमें वापस भेज देता है, रेलीगेट कर देता है कि जाओ जाकर पहले अल्टरनेटिव रेमेडीज का चैनल को एग्जॉस्ट करके आओ। सी इसमें होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय संविधान ने हाईकोर्ट को यह पावर दिया है कि कोई भी फंडामेंटल राइट या लीगल राइट को एनफोर्स करने के लिए हाईकोर्ट रिट इशू कर सकता है। और रिट 5 टाइप्स का होता है: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, स्टैट्यूटरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। हम उस पर डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं रिट के बारे में। हमारा जो है डिस्कशन लिमिटेड रहेगा मेंटेनेबिलिटी, रिट पिटीशन का मेंटेनेबिलिटी तक। तो नॉर्मली जो रिट पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं है, जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है जब अल्टरनेटिव रेमेडीज एग्जिस्ट है, अवेलेबल है तो। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे जो है वेल रिकॉग्नाइज एक्सेप्शन है कि हाई कोर्ट जो है अपने रिट जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल कर सकता है, इवन दो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव रेमेडीज होने के बावजूद भी। तो नॉर्मली जो जनरल रूल क्या कहता है कि जो एक पिटिशनर को, जो पार्टी कंसर्न है, उसको सबसे पहले जो है अल्टरनेटिव रेमेडीज का चैनल को आप एग्जॉस्ट करो, ठीक है। और ये जरूरी भी होता है कि जब अल्टरनेटिव रेमेडीज है तो फिर कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का टाइम बहुत प्रीसियस होता है, और अपने टाइम बचाने के लिए, केस का जो वर्कलोड है उसको बचाने के लिए, उसको जो है कम करने के लिए, और जो सीरियस मैटर है उसको प्रायोरिटी देने के लिए कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव रेमेडीज दिया गया है कि पिटिशनर पहले अल्टरनेटिव रेमेडीज का इस्तेमाल करे। लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल होता है अगर अल्टरनेटिव रेमेडीज एग्जिस्ट है भी, तो भी रिट पिटीशन कोर्ट में मेंटेनेबल है। और क्योंकि एक्सेप्शन है, और अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, जैसा कि नंबर 1, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। हम जानते हैं हमारे पास जो है फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो अगर पिटिशनर को ऐसा लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट या कोई और अदर लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वह हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। इसमें जो है केस लॉस भी है, केएस रशीद एंड सन वर्सेस इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन। ये 1954 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अल्टरनेटिव रेमेडी जो है वह रिट पिटिशन के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी ए बार, ठीक है, जब फंडामेंटल राइट स्टेक पे होगा तो। दूसरा जो है एक्सेप्शन क्या है, वो है लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। जब अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करता है बिना जुरिसडिक्शन के, ठीक है, जिसमें उसका जुरिसडिक्शन है ही नहीं, और वह कोई ऑर्डर पास कर देता है या फिर जो है अपना जुरिसडिक्शन जो है एक्सीड कर देता है, तो यहाँ पे जो है रिट पिटीशन जो है रिट जुरिसडिक्शन को इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसका इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो है वर्लफुल कॉर्पोरेशन वर्सेस रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क्स, 1998 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऑर्डर बिना जुरिसडिक्शन का अगर पास किया गया है तो पिटिशनर अल्टरनेटिव रेमेडीज का बिना इस्तेमाल किए हुए रिट पिटिशन फाइल कर सकता है, ठीक है। रिट अल्टरनेटिव रेमेडीज रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा पिटिशनर को। तीसरा है, थर्ड है, वो है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि अदर जो है जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, वह है ऑडियो अल्ट्रम पार्टम और नेमो जुडिक्स कॉजस हुआ, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रूल है नेचुरल जस्टिस का, उस पर हम आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम सीधा पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, यह है कि अगर आपके जो है नेचुरल जस्टिस की प्रिंसिपल्स को वायलेट किया गया है, अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है जो आपके नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, जैसा कि सपोज आपको सर्विस एक्सटेंड नहीं किया गया है, या फिर आपको बिना सुने जो है आपके अगेंस्ट में कोई डिसीजन लिया गया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में रिट पिटिशन मेंटेनेबल होगा। और इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस मोहम्मद नू, 1958 का यह केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है तो जो पर्सन है, वो जो एग्रीड पर्सन है, वो सीधा हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। और फोर्थ है, वो है एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर एग्जीक्यूटिव का या फिर कोई लॉ या कोई एक्शन जो अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है वह कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटिशन को एंटरटेन करते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया था। और फिफ्थ है, वह है अल्टरनेटिव रेमेडी इज नॉट एडिक्वेट। जब यह कोर्ट को यह लगता है कि जो अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल है वह एडुकेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और वह पिटिशनर को जस्टिस नहीं दिला पाएगा, तब उस केस में भी जो है रिट पिटिशन हाई कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। इसका इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वह है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का केस लॉ है ये, ठीक है। और जो सिक्स्थ है, वह है पब्लिक इंटरेस्ट और जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस।
कभी-कभी जो है कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो या फिर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्व हो जिसमें, तो वहाँ पर जो है हाई कोर्ट का ये डिस्क्रेशन है कि वह रिट पिटिशन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है? पिटिशनर को रेलीगेट नहीं करना चाहिए वहाँ पर। तो एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटिशन को एलो किया था ऑन द ग्राउंड दैट अल्टरनेटिव रेमेडी प्रोवाइडेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट वाज नॉट एडवोकेट, ठीक है? ये कहते हुए तो नॉर्मली जो है क्या है रिट पिटिशन को लेकर इसमें दो इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो है, एक रेखा मिश्रा का केस है, एक रेखा मिश्रा वर्सेस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस है रिसेंट जो केस में अगर हम देखेंगे तो, और दूसरा केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर वर्सेस ईशान एंड अनदर्स, यह भी एक इंपॉर्टेंट केस है। इसका केस का जो है मैं आपको कुछ पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा। रेखा मिश्रा का जो केस है इसमें जो कोर्ट का ओपिनियन पॉइंट 24 पैरा 24 जजमेंट का अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्लियरली मेंशन है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। Considering the fact and circumstances of the present case, we are of the opinion that relegating the petitioner to the alternative remedy would serve no purpose. Further, this petition was filed in the year 2020 and an interim order was granted by this court at the time of admission. Pleadings have been exchanged by the parties. Therefore, there will be no justification for relegating the petitioner to the alternative remedy. ये clearly जो है इसमें जज ने मेंशन किया है कि फैक्ट और केस का जो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि पिटिशनर को अल्टरनेटिव रेमेडीज में रेलीगेट करना कोई जस्टिफाइड नहीं होगा, ठीक है? सो और फिर जो है पिटिशन को अलो किया है 226 में। दूसरा जो है केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर वर्सेस ईशान एंड अनदर्स, ये 2023 का 2 साल पुराना केस है, मींस बहुत ही रिसेंट है हमारे लिए, और इसका भी एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पैराग्राफ 28, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर वर्सेस ईशान एंड अनदर्स। पैरा 28 में क्लियरली मेंशन है, we are conscious of the law that existence of an alternative remedy is not an absolute bar on exercise of writ jurisdiction. More so, when a writ petition has been entertained, parties have exchanged their pleadings affidavit and the matter has remained pending for long. In such a situation, there must be a sincere effort to decide the matter on merits and not relegate the petitioner to the alternative remedy unless there are compelling reasons for doing so. Right? तो यह जो है मैंने जो है 2 पैराग्राफ आपको पढ़कर सुनाया था जिसमें क्लियरली जो है अल्टरनेटिव रेमेडीज का एक्सेप्शंस को बताया गया है और पिटिशन को अलो किया गया है। तो नॉर्मली जो है यहाँ क्या होता है, हम देखते हैं कि आप केस फाइल किए हाई कोर्ट में, रिट पिटिशन फाइल किए हाई कोर्ट में, फिर वो 8 महीना 10 महीना 1 साल चलने के बाद गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट प्लेटर ये कहेगा कि माय लॉर्ड रिट पिटिशन तो मेंटेनेबल है नहीं क्योंकि जो है ही हैज टू फर्स्ट अप्रोच टू द कैट, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो वो जस्टिफाइड नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है एडवोकेट के पास भी वो नॉलेज नहीं होता है या नॉलेज होते हुए भी वो आर्ग्यू नहीं कर पाते हैं कि, तो बहुत सारे जो है केस लॉस उनको पढ़ना चाहिए, जैसा कि वर्लफुल कॉर्पोरेशन वर्सेस रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क, जो वर्लफुल कॉर्पोरेशन वर्सेस रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क, ये एक 1998 का केस है, जिसमें, और दूसरा केस है पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट वर्सेस सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 2007 का केस है, जिसमें जो है हाईकोर्ट ने रिट जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कहा था कि अल्टरनेटिव रेमेडीज अगर एग्जिस्ट करता है तो भी जो है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल्स का अगर वायलेशन हुआ है तो, या फिर जो है जुरिसडिक्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो उस केसेस में जो है पिटिशन अलो करना चाहिए। हरबंसल सानिया वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2003 का केस है, इसमें भी रिट पिटिशन को अलो किया गया है। मिसेस राधा कृष्णन इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2021 का जो है यह केस है। उत्तर प्रदेश स्टेट शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आर एस पांडे का 2005 का केस है, जो जिसमें क्लियरली कहा गया है कि अल्टरनेटिव रेमेडी इज डज नॉट बार द हाई कोर्ट रिट जुरिसडिक्शन इफ केसेस इन्वॉल्व फंडामेंटल राइट और देयर इज ए फेल्यूर ऑफ जस्टिस, ठीक है? अगर फंडामेंटल राइट, जिस केसेस में फंडामेंटल राइट का मैटर इन्वॉल्व है, या देयर इज ए कंप्लीट एंड क्लियर फेल्यूर ऑफ जस्टिस, इन दैट केसेस अल्टरनेटिव रेमेडी जो है कोई हाई कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ठीक है? हाई कोर्ट जुडिशियल अपना डिस्क्रिशन पावर डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करते हुए रिट को अलो करता है। पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस ओसी कृष्णन 2001 का केस है, और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस गुजरात अंबुजा सीमेंट 2005 का केस है। इसके अलावा जो है राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2019 का केस है, ठीक है? इसमें कहा गया है, मैं रीड करके बताना चाहता हूं, इसमें कहा गया है द राजीव सूरी वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2019 का केस में द कोर्ट हेल्ड दैट द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रेशन टू एंटरटेन ए रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 इन केसेस इन्वॉल्विंग जुरिसडिक्शनल एरर्स, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉटविथस्टैंडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडीज। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि इवन दो देयर इज अ जनरल रूल दैट कि अल्टरनेटिव रेमेडीज को पहले एग्जॉस्ट करना है, बट वह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है। अगर आपका केस इन सभी एक्सेप्शन में से फॉल करता है तो आप जरूरी नहीं है कि आप अल्टरनेटिव रेमेडीज को अप्रोच करो, पहले कैट जाओ या फिर ट्राइब्यूनल जाओ और फिर हाईकोर्ट जाओ, आप डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकते हो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये नॉलेज सभी के पास होना चाहिए। और अगर कोर्ट आपको
अगर कोर्ट आपको अल्टरनेटिव रेमेडीज के लिए भेजता है और आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है, तो आप जो है अपर कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ कुछ सजेशन मैं देना चाहूँगा, जैसा यहाँ प्रॉब्लम क्या है कहीं न कहीं जुडिशियल एफिशिएंसी और एक्सेस टू जस्टिस, ये दोनों के बीच में जो है बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, और इसीलिए जो है जुडिशरी को कुछ जो है पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए, जैसा कि कहीं न कहीं कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि अल्टरनेटिव रेमेडीज का जो रूल है कैसे अप्लाई होगा, और जुडिशियल डिसीजन में भी कंसिस्टेंसीज नहीं है। क्योंकि कभी-कभी जो है कुछ केसेस में कोर्ट एलो कर लेता है रिट पिटीशन, कुछ केसेस में एलो नहीं करता है। तो ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एक अल्टरनेटिव रेमेडीज का जो है एक जनरल एक रूल बनाना चाहिए। ऑल्दो जजमेंट है, लेकिन जजमेंट एनफ नहीं है, ये कंप्लीट जो है जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। दूसरा है क्या है कि जजेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, जो अल्टरनेटिव रेमेडीज का रिट पिटीशन का जो मेंटेनेबिलिटी है उसके बारे में जो है कम से कम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके प्रिंसिपल्स को अप्लाई जब करते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और तीसरा जो है पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहिए, जो अल्टरनेटिव रेमेडीज है या इसके अवेलेबिलिटी के बारे में, एडिक्वेसी के बारे में, ठीक है? जिससे जो है लिटिगेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? तो यह जो है ये बहुत मुझे लगा कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ। थैंक यू।